Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 2 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. So today our topic of discussion, importance of water. यानी हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पानी की क्या अहमियत है और इसको हम समझेंगे डायग्राम्स और एग्जांपल्स के साथ. First of all, importance of water. Water is the medium of life. मीडियम का मतलब क्या होगा? वस्त, दरमियान, यानी सबसे जरूरी और बुनियादी हिस्सा जो है जिंदगी का वो क्या है? वाटर. एंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. अबंडेंट का मतलब क्या होगा? कसरत से पाया जाने वाला, यानी कि तमाम जानदारों में बहुत ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है. इसको डायग्राम से देख लेते हैं. यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है और ये शो कर रही है कि कितना वाटर मौजूद है ह्यूमन बॉडी में. किडनीज के अंदर हम देख सकते हैं 83% है. हार्ट सेल्स कंसिस्ट करते हैं 79% वाटर के ऊपर. स्किन में 64, ब्लड में 83, मसल्स के अंदर 75 और लंग्स में 80% और जॉइंट्स में 83%. और एंड में हम देख रहे हैं कि लिम्फ में फ्लूइड कितना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी वाटर 94%. सो हम यहां से देख सकते हैं वाटर इन ह्यूमन बॉडी जो है वो हर ऑर्गन के अंदर किस हद तक मौजूद है. हमने देखा कि कैसे मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है वाटर तमाम ऑर्गेनिजम्स में. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो वाटर है विराइज का मतलब होगा तब्दील होता है फ्रॉम 65 टू 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये तब्दील होता है 65 से 89% मुख्तलिफ जानदारों में इसकी क्वांटिटी होती है. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65 होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उससे ज्यादा वाटर उसकी परसेंटेज मौजूद हो सकती है. आगे हम देखेंगे ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% वाटर इन ब्रेन सेल्स. यानी हमने रीड किया जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर 85% वाटर सेल्स में मौजूद होता है. ये ब्रेन सेल्स हैं, इनमें 85% वाटर मौजूद होगा. इसी तरह से आपके सामने ये बोन की डायग्राम है और ये बोन सेल्स की ये ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, ये बोन सेल्स हैं जिनसे मिलकर ये बोन बनी हुई है. तो इन बोन सेल्स के अंदर वाटर कितना होगा? 20% वाटर होगा. इसके बाद हम देखेंगे solvent properties of water. Polar substances. Due to polar nature of water, it is an excellent solvent for polar substances. अब यहां पर हमने बात करनी है पोलैरिटी के बारे में. अब ये पोलैरिटी क्या है या पोलर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा. वैसे पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिम्थ. लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम कहेंगे कि वो कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो सब्सटेंसेस पोलर सब्सटेंसेस होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं. यहां पर NaCl की एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बुक कई बार क्योट की गई है. ये सोडियम है और ये क्लोराइड आयन. इनमें अगर हम पोलैरिटी की बात करेंगे तो इनमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा. इसकी वजह क्या है? क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है. तो अब क्लोरीन जो है उसको जरूरत होती है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी. तो जैसे ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर हम देख सकते हैं आयनिक बॉन्ड बनेगा. और आयनिक बॉन्ड क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आखिरी मदार वाले इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी दायरे वाले इलेक्ट्रॉन्स. तो इन एटम्स में आखिरी दायरे वाले इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, फॉर एग्जांपल सोडियम से क्लोरीन की तरफ,
तो इस ट्रांसफर से बनने वाला जो बॉन्ड है, जो लिंक है, वो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा। किसके? वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। इसी के बरक्स हम देखेंगे आगे, हमें हेल्प मिलेगी पोलर सब्सटेंसेस को समझने में, जिनके पास चार्जेस मौजूद होते हैं लेकिन वो सब्सटेंसेस नॉन आयनिक होंगे। अब ये नॉन आयनिक पोलर सब्सटेंसेस कौन से हैं? ये बनाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल HCl, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, लिंक बना रहे हैं दो एटम्स का साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं अनइक्वली बिटवीन टू एटम्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हुए। इस एटम के ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं तो मोर और लेस वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी शेयर होंगे, इसके पास भी आएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास भी आएंगे, कंप्लीटली क्लोरीन के पास ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे। यानी कि दोनों एटम्स के दरमियान में वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ कंप्लीटली मूव नहीं किए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए उसके पास कंप्लीट चार्ज नेगेटिव नहीं है, उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है। और जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये क्या बना रहे हैं? इसमें पोलर, यानी कि पोल्स तो हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल तो मौजूद है, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के शेयर की गए हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर हमने देखा था 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन थे। उस क्लोरीन के एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। तो यहां पर 2 क्लोरीन एटम्स ने Cl2 का ये मॉलिक्यूल बनाया है, तो इन दोनों ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार का वैलेंस शेल का आपस में शेयर किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। यहां से इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है और इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है। तो इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दोनों के वैलेंस शेल के अंदर। तो यहां पर हम कहेंगे ना किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनको हम कहेंगे दीज आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां से हम वाटर का मॉलिक्यूल देख सकते हैं कि उसके अंदर भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके इस वैलेंस शेल के अंदर आखिरी मदार के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आया हुआ है। तो ये क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और इसमें क्या है? अनइक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। इस ऑक्सीजन के एटम में भी इन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करने का मौका मिल सकता है और इसी तरह से थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर भी। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जुज़वी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि पोलैरिटी क्या है कि किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होना। अभी हमने ऑब्जर्व किया है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर अभी आपको बताया है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स मौजूद हैं। तो ये इस वजह से क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? जो दूसरी चीजों को अपने अंदर हल कर ले। किसके लिए सॉल्वेंट है?
पोलर सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये उन चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है बेहतर तरीके से। अब उन पोलर सब्सटेंसेस में हमने समझा था आयनिक सब्सटेंसेस को, यहां से हम आयनिक सब्सटेंसेस को देख लेते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हमने NaCl के बारे में देखा था, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है तो इसमें ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ होगा इन दोनों के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, जिसको हम आम नमक के नाम से जानते हैं, उसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा अपने इंडिविजुअल एटम्स के अंदर। सोडियम क्लोराइड NaCl ये वाटर के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और क्लोराइड आयन ये अट्रैक्ट होगा वाटर के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से। तो इस तरह से ये NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा अपने इंडिविजुअल एटम्स के अंदर। सोडियम सेपरेट और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, इसकी वजह से सोडियम अलहदा हुआ और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो वाटर के इस हिस्से ने क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह से सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। हमने यहाँ पर देखा आयनिक सब्सटेंस जैसे कि NaCl, ये क्या हुआ, पानी में हल हो गए, डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब क्या होगा, अलहदा होंगे इनके एटम्स, बढ़ जाएंगे किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हेन इन सोल्यूशन, जब सॉल्यूशंस में होते हैं क्या चीजें, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, ये बेतरतीब तरीके से हरकत करते हैं, मूव्स रैंडमली, और ज्यादा साजगार हालात में होते हैं, फेवरेबल स्टेट में होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकें या फिर आयंस के साथ। तो वाटर की वजह से इन्हें मूव करने का मौका मिलता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या आयंस को। तो वो जितनी ज्यादा मूव करेंगे तो आपस में उनके नजदीक आने के चांसेस ज्यादा होंगे और वो एक दूसरे के साथ इजीली रिएक्ट कर सकेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। यहां से हम देख लेते हैं व्हेन ए साल्ट, एक नमक, सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl इज पुट इनटू वाटर, इसको हम पानी में डालें, द नेगेटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने देखा था, आर अट्रैक्टेड टू द सोडियम। अब वो नेगेटिव एंड्स कौन से थे वाटर मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन एटम थे। यहां से हम देख सकते हैं नेगेटिव एंड ऑक्सीजन है, ये रेड कलर में ऑक्सीजन शो हो रही है, और ये किसको अट्रैक्ट कर रही है या फिर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, सोडियम की तरफ, Na सोडियम है। और इसी तरह से पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो पॉजिटिव हिस्सा होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड्स द क्लोराइड आयंस, और इनको क्या कर देगा, अलहदा कर देगा सोडियम और क्लोराइड आयंस को, ताकि वो पानी के अंदर हल हो जाएं, बिखर जाएं अपने इंडिविजुअल एटम्स के अंदर, इनफरादी एटम्स के अंदर। यहां से भी हम देख सकते हैं ऑक्सीजन सोडियम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्लोराइड आयन की तरफ, बिकॉज हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे उनके इंडिविजुअल एटम्स के अंदर इन वाटर ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। इट हैज नेगेटिव पोल, इट हैज पॉजिटिव पोल। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की, कि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं लेकिन उनमें चार्जेस मौजूद हैं, यानी कि चार्ज ग्रुप्स मौजूद हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो पानी में बिखर जाते हैं लेकिन इंडिविजुअल एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसमें बंटते नहीं हैं। कैसे, यहाँ पर ये नॉन आयनिक मॉलिक्यूल है सक्रोज का, तो नॉन आयनिक सब्सटेंस जो है ये पानी के अंदर किस में बट गया है, अपने इनफरादी मॉलिक्यूल्स के अंदर बटा है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के अंदर बटा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ये अलहदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको सक्रोज को इस तरह से लिखा है, वैसे रियलिटी में आपने ऐसे नहीं लिखना, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर सक्रोज को जो लिखा गया है वो ये शो कर रहा है कि ये सक्रोज है और ये पूरा एक नॉन आयनिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन आयनिक सब्सटेंस उसके ये
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल चौथा मॉलिक्यूल है। ये इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं सक्रोज के। तो जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो ये अपने एटम्स के अंदर जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड्स ये अपने एटम्स में डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन अलग नहीं होगा, हाइड्रोजन अलग नहीं होगा और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। लेकिन ये सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी में बिखर जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने इंडिविजुअल एटम्स के अंदर तकसीम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये लिंक्ड थे, आपस में मिले हुए थे, लेकिन फिर पानी के अंदर ये अलग-अलग हो जाएंगे। कौन सी चीजें? सक्रोज के मॉलिक्यूल्स C12H22O11 जस्ट लाइक दिस। तो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, बट इनके ऊपर ये नॉन आयनिक थे, लेकिन इनके ऊपर क्या मौजूद थे? चार्जेस मौजूद थे। जैसे यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये इथेनॉल है जिसमें ये नॉन आयनिक सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर ये चार्ज्ड ग्रुप मौजूद है OH। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर समवट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाटर के नेगेटिव एंड से ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हमने सक्रोज के मामले में देखा था गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, पानी के अंदर बिखर जाते हैं, लेकिन अब यानी अपने इंडिविजुअल एटम्स के अंदर तकसीम नहीं होते। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज कि पानी की इस सलाहियत का क्या फायदा होता है कि जब वो किसी चीज को अपने अंदर हल कर ले। बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन सेल अकर इन एक्वस मीडिया। पानी की इस खसूसियत की वजह से, चीजों को अपने अंदर हल करने की खसूसियत की वजह से तमाम के तमाम रिएक्शंस जो होते हैं सेल में वो किस में होते हैं? एक्वस मीडिया के अंदर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में होते हैं केमिकल रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शंस फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, वो तमाम रिएक्शन एक्वस मीडिया के अंदर ही होंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वा का मतलब वाटर होगा। इन सेल ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। फिर वही बात कि तमाम केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कैटालाइज्ड होते हैं। कैटालाइज्ड का मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि वो रिएक्शंस एंजाइम की मौजूदगी में स्पीड अप होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक्वस एनवायरनमेंट जरूरी होता है। और वो केमिकल रिएक्शंस अगेन एग्जांपल होगी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आगे हम बात करेंगे नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स और इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ना पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर ना ही नेगेटिव चार्ज होगा दूसरे एंड पर, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल ये चर्बी है, चिकनाइयां हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये पानी में हल नहीं होंगे, और ये क्या करेंगे? हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच मेक कंपार्टमेंट्स इन द सेल। और ये चीजें जो पानी में हल नहीं होती वो मेम्ब्रेन को भी मेंटेन करेंगे और सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ हिस्से भी बनाएंगे और चैम्बर्स। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे कि हम जानते हैं लिपिड बाइलेयर के नाम से आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की दो तहों से मिलकर बनी है। अब ये कंपाउंड्स ने क्या किया हुआ है? हेल्प किया हुआ है मेंटेन करने में मेम्ब्रेन को, किसकी? सेल की। These non-polar substances help to maintain membrane of the cell। अब इसकी वजह क्या है कि ये चीजें पानी में हल नहीं होती, तो इसलिए सेल के गिर्द मेम्ब्रेन हिफाजती कवरिंग बनाई हुई है। अगर ये पानी में डिसॉल्व होती चीजें तो पानी के साथ डिसोसिएट हो सकती थी, सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि ये सेल को होल्ड किए हुए हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? सलाहियत होगा, यानी वाटर के अंदर सलाहियत होगी हीट को एब्जॉर्ब करने की। वाटर हैज ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। वाटर के अंदर क्या है? हीट को जज्ब करने की सलाहियत है विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। पानी को हम हीट करते जाएं, लेकिन उसके टेम्परेचर में इतना ज्यादा इजाफा या इतनी तेजी के साथ इजाफा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उसका अपना टेम्परेचर बहुत कम तब्दील होगा, क्योंकि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा।
डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे मजीद इस बात को समझेंगे हम डायग्राम्स के साथ। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हम कह रहे हैं कि कैलोरीज के वो नंबर्स हैं जो जरूरी होते हैं क्या करने के लिए? टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। 1 ग्राम वाटर के फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। सेंटीग्रेड प्रीवियसली इसको कहा जाता था, लेकिन अब डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। और वो वाटर की कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है। अब यहां से हम इसको अगेन रिपीट करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की क्या है? नंबर ऑफ कैलोरीज, जितनी एनर्जी उसको चाहिए। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी पानी को चाहिए क्या करने के लिए? उस पानी का, यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक। और वो कैलोरीज जो पानी का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देती हैं, वाटर का टेम्परेचर राइज कर देती हैं, वो कैलोरीज हीट, वो क्या कहलाती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और वो कितनी है? 1। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ज्यादातर जो हीट है, जो हरारत है, वो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो जाती है। यहां पर आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देख सकते हैं इस डायग्राम से भी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान है? पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में। ये रेड कलर में ऑक्सीजन है और यहां पर ये व्हाइट कलर में हाइड्रोजन शो किया जा रहा है। तो H2O में ये 2 हाइड्रोजन H2 एंड दैट इज ऑक्सीजन। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स चूंकि बहुत सारे होंगे वाटर में, तो वो मॉलिक्यूल्स, उनमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का, वो आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो जब वाटर को हीट किया जाता है तो उसके अंदर सलाहियत होती है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की। उसकी वजह क्या है? कि जो हीट है हम उसे गर्म करते चले जाएं, लेकिन वो इतनी तेजी से अपना उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हीट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो रही है। और फिर जाके इसके बाद जब हीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, फिर उसके बाद पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। यहां से भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख सकते हैं। इसी तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक हॉट पीस ऑफ मेटल यहां पर रखा हुआ है, और ये किसके अंदर है? कॉफी कप के अंदर। और यहां पर हमारे पास इसमें वाटर मौजूद है, और इसके ऊपर हमने एक लिड यानी कि ढक्कन रखा हुआ है, और इधर हमने एक थर्मोमीटर को एडजस्ट किया हुआ है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। हम अगर इसको हीट करेंगे तो पीस ऑफ मेटल जो है वो ज्यादा तेजी के साथ जैसे जैसे हीट करते जाएंगे वो गर्म होता जाएगा। लेकिन वाटर का टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो वो इतने ज्यादा जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि हम इसको हीट करते जा रहे हैं, एनर्जी यूज होती जा रही है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, तो वो एनर्जी फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं लग रही। पानी का टेम्परेचर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, सडन उसमें चेंज नहीं आएगा। और यही सलाहियत है, हीट कैपेसिटी है वाटर की, कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में बहुत कम फर्क आता है। अब इसकी अहमियत को जान लेते हैं। सो ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी, कि उसके अंदर सलाहियत है ज्यादातर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की, और उसका टेम्परेचर भी इतना इंक्रीज नहीं होता, चेंज नहीं होता। द वाटर वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है? कायम रखने वाला, या फिर दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मुस्तहकम रखने वाला, यानी कि जो टेम्परेचर को मुस्तहकम रखे, ज्यादा जल्दी तब्दील होने ना दे। एंड हेंस प्रोटेक्ट्स, फिर ये इसका मतलब क्या है? हिफाजत करता है लिविंग मटेरियल्स की अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो सडन राइज जो होगा टेम्परेचर का, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये लिविंग मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज से, अचानक से हरारत के अंदर तब्दीली से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग मैटर को प्रोटेक्ट करता है। थर्म का मतलब क्या होगा? हीट होगा। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। In the next lecture, we will discuss about heat of vaporization. Thank you.